एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कैपलर्स थर्ड लॉ की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैपलर्स फर्स्ट लॉ। तो कैपलर्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द प्लैनेट, वो कैसे रिवॉल्व करेगा? इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। वो हमारे पास क्या था? फर्स्ट लॉ था। अब यहाँ पे हमने बोला था जो एंगुलर मोमेंटम होगा अराउंड द सन वो कितना होगा? कांस्टेंट, क्योंकि जो नेट टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा प्लैनेट अराउंड द सन वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो टॉर्क 0 होने की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम था वो क्या आया था? कांस्टेंट आया था। कैपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी प्लैनेट मूव कर रहा है अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, उसकी जो एरियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम वो हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया टू चेंज इन टाइम इज कांस्टेंट। वो थी हमारे पास एरियल वेलोसिटी। अब कैपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, सबसे पहले तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? एक प्लैनेट का एक राउंड कंप्लीट करने का जितना टाइम होगा उसको डिनोट करेंगे टाइम पीरियड से। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, वो टाइम पीरियड है। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा एक राउंड के लिए, उसका जो स्क्वायर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो हमने लिया था कि हमारे पास अगर मेजर एक्सिस है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे? एक a,0 और दूसरी साइड -a,0। तो हमने बोला था जो लेंथ थी, क्योंकि ये एलिप्स हमने कैसा लिया है? हॉरिजॉन्टल एलिप्स लिया है, तो इसमें हमारे पास जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ है 2a। तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी a। तो इसका मतलब हमारे पास जो कैपलर्स थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये t का स्क्वायर जो एक राउंड के लिए t लगेगा, a स्मॉल a डिनोट करेगा हमारे पास मेजर एक्सिस का हाफ, तो उसका क्यूब। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये हमारे पास क्या है? ये कैपलर्स थर्ड लॉ है। ये हमने पढ़ा एलिप्स के लिए, बट जब हम प्रूव करेंगे तब हम इसको ले लेंगे कि हमारे पास जो पाथ होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ऑर्बिट कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो मींस ये चीज हम सर्कुलर के लिए प्रूव करेंगे। तो जब हम सर्कुलर के लिए लेंगे कि प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जहां हम सन कंसिडर कर रहे हैं कि सेंटर पे है, तो फिर से हमारे पास जो प्लैनेट जिसका मास क्या है? स्मॉल m, वो मूव करेगा अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। रेडियस ले लिया स्मॉल r लिया है, किस स्पीड से मूव कर रहा है? v से मूव कर रहा है। तो हमने बोला था जो ये नेट टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो 0 होगा। कैसे? हमारे पास टॉर्क की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं r क्रॉस f, तो r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। अब ये जो f वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। यहाँ हम ले सकते हैं gm/r², साथ में फिर से आ जाएगा r वेक्टर। r डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे, तो r क्रॉस r हमें क्या देगा? 0। या हम सीधा बोल सकते हैं टाउ इज r क्रॉस f विच इज rf साइन थीटा। तो हमारी जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ये है, r वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो r वेक्टर और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 180 डिग्री है। तो टॉर्क 0 मींस एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। नेट टॉर्क 0 मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि टाउ कितना होता है? टाउ होता है dl/dt। तो dl/dt मींस l क्या आ गया? l कांस्टेंट आ गया। हमने क्या बोला? क्या है कैपलर्स थर्ड लॉ? Square of the time period. Time period is time taken by the planet to complete one revolution. उसका जो स्क्वायर है that will be directly proportional to the cube of, ये है हमारी मेजर एक्सिस, उसका हाफ सेमी मेजर एक्सिस। तो क्यूब लेंगे सेमी मेजर एक्सिस का। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस।
ये हमारे पास कैपिलर्स थर्ड लॉ है जो हमने एलिप्स के लिए स्टडी करा, एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए स्टडी करा, बट जब हम प्रूव कर रहे हैं तब हम उसको किस चीज के लिए ले रहे हैं, सर्कुलर के लिए ले रहे हैं। हमने बोला हमारे पास सन सेंटर में, प्लैनेट मूव करेगा कौन से पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, दोनों के बीच में नेट टॉर्क 0 क्योंकि आर एफ साइन थीटा, आर आउटवर्ड्स, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ, थीटा दोनों के बीच में 180, तो टाउ आ गया 0, टाउ 0 आने से एल क्या हो गया, कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो एक फोर्स तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है फ्रिक्शन चैप्टर से भी, एक फोर्स दूसरी फोर्स को प्रोवाइड करेगी, एक फोर्स प्रोवाइड करेगी दूसरी फोर्स को। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मींस ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बैलेंस्ड बाय Fc सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला Gmm/r² और सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² बाय r। r से r, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, v² कितना आ गया, gm/r। क्या हम v को लिख सकते हैं 2πr/t, हमारे पास स्पीड हम लिख सकते हैं 2πr/t। हमें t फाइंड करना है तो t ऊपर गया 2πr/v। अब v की ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमारे पास रूट में आंसर आ रहा है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो जैसे ही स्क्वायरिंग की t का बन गया t², 3/2 r की पावर 3/2 का रह गया r³, जहां पे ये सब क्या हो गए, कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ द सन जो हमारे पास है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं हम इसको डिनोट कर देंगे k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.97 इंटू 10⁻⁻19, ये है जो ये k हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। तो यहां से टाइम पीरियड का स्क्वायर कितना आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। तो रेडियस वर्ड कब आया, जब सर्कुलर पाथ था, बट एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले दो लॉज में हमने क्या पढ़ा था, एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल पाथ। तो मींस हमारे पास अगर हम एलिप्स के लिए स्टडी कर रहे हैं तो हम मेजर एक्सिस का हाफ बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सर्कुलर के लिए तो उसको रेडियस ले रहे हैं, जनरल अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इन जनरल ये कॉन्सेप्ट हो गया, बट एक्चुअल में हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो हमने ये जो है हमारे पास एक रिलेशन हमें मिला। अब हम इससे एक चीज कंक्लूड कर रहे हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा सन से, ये सन है, सन से यहाँ तक प्लैनेट तक का डिस्टेंस मान लो, जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा सन से प्लैनेट का, उतनी ज्यादा स्पीड कम होगी, उतना टाइम पीरियड ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा उसको राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो मींस लार्जर द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, लार्जर विल बी इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होने से टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इससे हम जनरली लिख सकते हैं कि सन के पास हमारे पास जो प्लैनेट है वो कौन सा है, मरकरी। तो मरकरी का डिस्टेंस कम है सन के साथ, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी कम होगा, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी, टाइम पीरियड कम हो गया एज कंपेयर टू प्लूटो जो कि बहुत दूर है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, स्पीड क्या हो गई, कम, तो टाइम पीरियड भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। बाय, डोंट फॉरगेट टू फॉलो फिजिक्स विद अरुणा फॉर मोर सच वीडियोस।